सो नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आईएएस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और डेली की तरह आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स और उनसे संबंधित स्टेटमेंट का स्टडी करेंगे और उनकी एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। तो इस क्रम में आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल होगा वो होगा एडिटोरियल पेज का पहला आर्टिकल, जिसका नाम है गैंगस्टर ऑफ कानपुर। इस घटना से आप सभी लोग परिचित होंगे और सभी लोग इस घटना संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को ऑलरेडी समझ रहे होंगे और जानते होंगे। तो आइए बात करते हैं इसमें जो हमारा एडिटर है वो हम तक किस बात को पहुँचाने का प्रयास कर रहा है और किस बात को हमें इसमें से ऑब्ज़र्व करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग करना। तो सबसे पहली बात ये है कि इस घटना का हमारा किस प्रकार सिलेबस के अकॉर्डिंग संबंध है, किस प्रकार हमारे सिलेबस से रिलेवेंट है, इन सब बातों की चर्चा कर लेते हैं। यदि हम बात करें कि इसके अंतर्गत जो भी जानकारी दी गई है, जैसे आप मान लीजिए उस पुलिस चौकी का नाम, थाना का नाम, दरोगा का नाम, ये सब हमको नहीं याद करना। हमको इसके इंटरनल जो छुपे हुए जो इसके एस्पेक्ट हैं उसकी स्टडी करना है कि आखिर ओवरऑल क्या संदेश दिया गया है कि जो हमारे लिए यूज है, हमें उसी बात का यूज़ करना है। बाकी जो टॉपिक्स है उसकी हमें स्टडी नहीं करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें हम इसके, तो हमारे ये एक बढ़िया जो जीएस पेपर 2 है उसकी एक बेहतरीन भाग जिसका नाम है इंटरनल सिक्योरिटी की इंटरनल सिक्योरिटी के भाग को कवर करता है। ये जो आर्टिकल है वो हमारे सिलेबस के जीएस पेपर 4 के इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित टॉपिक्स को कवर करता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या टॉपिक दिया गया है। तो अगर हम बात करें कि एक पॉलिटी का टॉपिक है और अगर बात करें कि इससे संबंधित जो डेटाज है, जो यूपी में घटित घटना है जिसके बारे में सभी लोग जानते होंगे, और यदि हम इसकी रीडिंग करते हैं और एक इसके इम्पॉर्टेंट, और जब हम इसकी रीडिंग करते हैं तो हमें एक सर्टेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को प्राप्त होता है और उसी सर्टेन एस्पेक्ट को हमें कवर करना है। बाकी हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। तो जो कि इस एस्पेक्ट के अंदर हमें यही बताता है कि जो पुलिस है और उनकी जो गैंगस्टर के बीच का जो नेक्सस है, यानी जो बंधन है, जो संबंध है, और जिस काइंड ऑफ सेंसिटिविटी के साथ जो पुलिस और पुलिस के बीच दिखनी चाहिए, जो यानी कि जो पुलिस और गैंगस्टर के बीच संबंध और जिस काइंड ऑफ सेंसिटिविटी के साथ पुलिस और पुलिस के बीच रहना चाहिए या फिर पुलिस और पुलिस के बीच दिखना चाहिए, वो इस स्टेटमेंट के दौरान और इस घटना के दौरान नहीं दिखी। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट कर रहे थे और जबकि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो पुलिस जो जाने वाली थी वहाँ पे, या इसमें जो भी बातें थी वो ऑलरेडी गैंगस्टर को प्रोवाइड करा चुकी थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पुलिस वहाँ पे जो भी अपनी एक्टिविटी करने जा रहे थे उसकी संपूर्ण जानकारी पहले ऑलरेडी किसी पुलिस के द्वारा दे दी गई थी। तो इन सभी बातों की हम चर्चाएँ नहीं करेंगे। बस ओवरऑल हम ये समझते हैं कि जो सेंसिटिविटी थी, काइंड ऑफ सेंसिटिविटी जो दिखनी चाहिए पुलिस और पुलिस के बीच, वो शायद इसके बीच में गैप हो गया। तो आगे देखते हैं। लिखा है कि द किलिंग ऑफ पुलिसमैन बाय गैंगस्टर पॉइंट टू कोलैप्स द रूल ऑफ द लॉ। यानी कि जो पुलिस वालों का जो मर्डर हुआ या फिर पुलिस वालों को जो मारा गया है गैंगस्टर के द्वारा, वो दिखाता है, वो एक पॉइंट यानी बिंदु अंकित करता है कोलैप्स ऑफ द रूल ऑफ द लॉ। यानी कोलैप्स यानी पतन, क्या पतन ऑफ द रूल ऑफ द लॉ, यानी रूल ऑफ द लॉ का कोलैप्स दिखाता है। जो ये घटना घटी जिसमें पुलिस वालों को मारा गया किसी गैंगस्टर के द्वारा, वो दिखाती है कि जो नियम है, रूल है, रेगुलेशन है, उसका कहीं ना कहीं पतन हो रहा है। क्या हो रहा है? पतन। आगे देखते हैं। लिखा है कि जो भी कानपुर में जो भी इंसिडेंट हुआ, इसमें जो भी बातें घटित हुई, उसकी हमें किस टॉपिक को कवर करना है ये हम देखते हैं। इसमें जो पहला स्टेटमेंट पढ़ना है वो लिखा है कि द सर्कमस्टांसेस दैट went into the making of this incident, the response of the administration all point to the same morbid affliction that can be fatal to any democratic society, the collapse of the rule of the law। यहाँ पे भी इस सिस्टम में भी दिखाया जा रहा है कि कोलैप्स हो रहा है किसका? रूल ऑफ द लॉ का। और यदि बात करें मॉर्बिड की, तो मॉर्बिड का मतलब होता है रोग और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है क्लेश, मतलब ओवरऑल समस्या का यहाँ पे भावार्थ आ रहा है कि ये जो भी समस्या थी, ये जो भी समस्या के बाद जो भी रिजल्ट आया, इसमें जो परिस्थितियाँ थी, सर्कमस्टांसेस मतलब होता है परिस्थिति, कि जो कानपुर में जो इंसिडेंट हुआ, जो भी घटना घटी, उसमें जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि उस गैंगस्टर की जो मदद की गई थी वो एक पुलिस के द्वारा की गई, जिससे कि यह एस्पेक्ट निकल कर सामने आता है। और ये एस्पेक्ट निकल कर सामने आता है कि वो जो भी घटनाएँ वहाँ पर घटी उनके द्वारा हम कह सकते हैं कि कोलैप्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ हो रहा है, यानी कि जो रूल रेगुलेशन है उनका पतन हो रहा है। अगले, यानी कि हम कह सकते हैं जब कोई पर्सन किसी विशेष स्थान पर हावी हो जाए, जब कोई स्पेशल पर्सन किसी विशेष स्थान पे हावी हो जाए और जो भी वहाँ पे काम हो या जो भी घटनाएं घटे सब उसके अकॉर्डिंग हो, यानी कि जो भी वहाँ पे हो हावी हो जाए और
जो भी घटनाएं घटे सिर्फ उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे चीज़ें हों, तो हम वहाँ पर कह सकते हैं कि वहाँ पे रूल ऑफ द लॉ नहीं चल रहा है, वहाँ पे रूल ऑफ द मैन चल रहा है। यहाँ पे रूल ऑफ द मैन चल रहा है, यानी वहाँ पे रूल ऑफ द लॉ नहीं वर्क कर रहा है। अगले स्टेटमेंट में लिखा है क्रिमिनल गैंग्स सेलेक्टेड बाय पॉलिटिक्स पुलिस फोर्सेस दैट बेंड टू कास्ट कम्युनल एंड पॉलिटिकल वेस्टेड इन द वेस्टेड इंटरेस्ट। यानी कि चाहे वो, अगर बात करें अगले जो स्टेटमेंट लिखा है कि चाहे वो पुलिस फोर्स हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे क्रिमिनल गैंग हो, इन सब में कास्ट और कम्युनल यानी धर्म और जाति का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है। मतलब कि हम ओवरऑल ये समझ सकते हैं कि चाहे वो क्रिमिनल गैंग हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, और चाहे वो बात करें हम कि पुलिस फोर्स ही क्यों ना हो, उन सभी में कास्ट और कम्युनल की जो बातें हैं कहीं न कहीं अपना एक विशेष स्थान रखती हैं, अपना एक विशेष सिस्टम रखती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं यदि वहाँ पर रूल ऑफ द लॉ या जो भी हमने ऊपर स्टेटमेंट पढ़ा कि अगर हमें रूल ऑफ द लॉ देखने को नहीं मिल रहा है, तो जैसी अगर रूल ऑफ द लॉ नहीं देखने को मिल रहा है, अगर दिखता तो जो भी इंसिडेंट वहाँ पे हुआ वो उसका जो पिक्चर रहता है वो किसी और भी सिस्टम में दिखता है। यानी कि हमें जो भी ओवरऑल पढ़ा उसमें हमने यही समझ रहे हैं कि किसी विशेष पार्टिकुलर पर्सन को इस पूरे इंसिडेंट में प्रमोट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्रमोट किया जा रहा है किसी विशेष पर्सन को, चाहे वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो राजनीति के द्वारा किया जा रहा है। और शायद ये नहीं होता तो शायद दृश्य कुछ और होता। तो अगर बात करें हम नीचे वाले जो स्टेटमेंट में हमने अभी पढ़ा कि चाहे वो क्रिमिनल गैंग हो, चाहे राजनीति हो, या फिर पुलिस फोर्स हो, इन सभी में जाति, धर्म और संप्रदाय की जो भी भावनाएं हैं आदि का जो सिस्टम है वो वेस्टेड है। वेस्टेड का मतलब होता है निहित, यानी उन सब में वो शामिल है, निहित है, जैसा कि इस केस में देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यही कहा जा रहा है। अगला पॉइंट में लिखा है कि द पुलिस फोर्स इज coercive arms of the state of an indirect content the ordinary citizen. The quality of policing therefore has an outside impact on the overall quality of governance. अच्छा, जैसे अगर हम बात करें कि पुलिस की बात करें, ये जो भी है सिस्टम, इसमें जो आर्टिकल में कहा जा रहा है कि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट ज़रूरी है, और गवर्नमेंट उस कंट्री पर गवर्न करती है, गवर्नेंस अपना जो भी करती है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है पुलिस होता है। पुलिस जैसे कि कई पार्ट्स होते हैं, पुलिस होता है, फोर्स होता है, मिलिट्री होती है, जो भी सिस्टम होते हैं, इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा पुलिस भी होता है। और यदि पुलिस फोर्स में जो भी ये सिस्टम है, पुलिस फोर्स का अगर हमारा जो डायरेक्ट जो कंटेक्ट है वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हो जाए, साधारण जो भी जनता है, जो भी नागरिक है, उनसे सीधा संपर्क हो जाए, तो वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ पुलिसिंग है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है, प्रभावित होती है ऑन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। और जब क्वालिटी ऑफ पुलिस प्रभावित होती है, इम्पैक्टेड होती है, तो उसके इम्पैक्टेड होने के कारण जो वहाँ का जो गवर्नेंस है, वहाँ का जो शासन करने का जो सिस्टम है वो भी प्रभावित होता है। मतलब कि अगर कहीं का जो पुलिस है, या पुलिस अपने आप में गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण अंग है, अगर वो कहीं का इम्पैक्ट हो रहा है ऑर्डिनरी सिटीजन के द्वारा, तो उसके इफेक्टेड होने के कारण वहाँ का जो गवर्न करने का जो सिस्टम है वो भी इम्पैक्टेड होता है, इफेक्टेड होता है। अगला पॉइंट लिखा है, इसका प्रमुख कारण हो सकते हैं पुअर ट्रेनिंग, एलाइनेटिंग and dehumanizing work environment, corruption and lack of resources, and the crisis of the politicians in the power policing। यानी कहा जाए इसके कुछ प्रमुख कारण भी हो सकते हैं। इसकी अगर पुलिस की बात करें तो उसके प्रमुख कारण जैसे कि कहा जा रहा है कि पुअर ट्रेनिंग हो गई, एलाइनेटिंग हो गई, डिह्यूमनाइजिंग हो गई, जैसे काम करने का जो भी तरीका है, प्रोसेस है, और रिसोर्स की कमी, करप्शन यानी भ्रष्टाचार ही मुख्य कारण से, भ्रष्टाचार ही इन सभी के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। यानी कि क्राइसिस ऑफ पुलिस के कुछ प्रमुख कारण हैं। वो कारण क्या है? पुअर ट्रेनिंग, एलाइनेटिंग, डिह्यूमनाइजिंग वर्क इन्वायरमेंट, करप्शन, लैक ऑफ रिसोर्सेज, ये कुछ प्रमुख कारण हैं किसके लिए? क्राइसिस ऑफ पुलिसिंग के लिए। और अगला एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट कहा जा रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, कि पॉलिटिशियन इन पावर ऑफन use the police the same way politician out of power use gangster। कहा जा रहा है कि पॉलिटिशियन इन पावर, कि जब भी कोई राजनीतिक जो भी है वो पावर में होता है, यानी पूरे शक्ति में होता है, तो ऑफन यूज द पुलिस, वो प्रायः पुलिस को वैसे ही यूज करता है जैसे कि सेम वे पॉलिटिशियन आउट ऑफ पावर यूज गैंगस्टर। जैसे कि जब वो पॉलिटिशियन पावर में नहीं होता है तब गैंगस्टर को जब जैसे करता है वैसे यूज करता है पुलिस को। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि जब पॉलिटिशियन पावर में होते हैं तो वो पुलिस को ठीक उसी प्रकार यूज करते हैं,
वैसे इस्तेमाल करते हैं जैसे कि जब वो पावर में नहीं होते हैं तो गैंगस्टर को करते थे, यानी डराने और धमकाने के लिए। तो यही इसके जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, यही इसके टोटल सिस्टम थे। इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे उसको हमने डिस्कस कर लिया, यही इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी थे। बाकी जो भी पॉलिटिक्स से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं, पॉलिटिक्स से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे नाम आदि और जो भी हमने पहले बता दिया, आप सभी उसको ऑलरेडी जानते होंगे और समझते होंगे। तो ये हमारे पहला जो कंटेंट था, पहला आर्टिकल था गैंगस्टर ऑफ कानपुर। यदि इसके विषय में कुछ टॉपिक्स आ जाए पुलिसिंग पे लिखने के लिए तो आप उसको लिख सकते हैं कि पुलिस में जो भी इम्पैक्ट कर रहा है, क्या कारण उसको किस कारण से उसको इम्पैक्ट होना पड़ रहा है और उसके इम्पैक्ट होने के क्या कारण हैं, और बाकी जो भी हैं इम्पैक्ट होने के बाद गवर्नेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन सब बातों की हम चर्चाएँ कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला आर्टिकल था। सेकेंड आर्टिकल हम देखते हैं और उस आर्टिकल का नाम है व्हाट अबाउट WHO। इन WHO के बारे में इसमें खुद बहुत ज़्यादा चर्चाएँ चल रही हैं। बिकॉज ये है कि WHO ने अपने अब तक जो भी काम किया है उसने एक ब्यौरा दिया हुआ है, जिसके कारण बहुत अनेक प्रकार के डिबेट देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल हमारा है बेसिकली वो WHO से रिलेटेड है। हम जानते हैं कि WHO एक हाल ही में अपनी एक टाइमलाइन जारी किया है जो कि WHO द्वारा जारी की गई है, और उसमें उसने ये बताया कि हमने पहला केस कब पता किया और हमारी क्या क्या एडवाइजरी उस वक्त थी, और इन्हीं सभी के बाद जो भी सिस्टम उसने बताया, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि डिबेट चालू हो गई है उसके द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो यदि हम इसके मेन फंक्शन की, यदि हम WHO के मेन फंक्शन की या फिर इसके कार्य की बात करें तो वो ये होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर सभी की हेल्थ और उससे जुड़ी समस्याओं की मॉनिटरिंग करना और ज़रूरी कदम उसके प्रति उठाना ही WHO का प्रमुख कार्य है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख कार्य है। क्या कि इंटरनेशनल लेवल पर सभी की हेल्थ और उससे जुड़ी समस्याओं की मॉनिटरिंग करना और उसके प्रति ज़रूरी कदम को उठाना। अर्थात इस स्टेटमेंट में यही कहा जाए, इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि यदि WHO कोविड-19 संबंधित जो अलर्ट उसको पहले ही टैकल कर लिया होता कि WHO जो है जो भी कोविड-19 से संबंधित जो भी समस्याएँ थी, कोविड-19 से संबंधित, उसको पहले ही उसके अलर्ट को टैकल कर लिया होता तो शायद जो भी इस वक्त दृश्य दिख रहा है शायद वो ना होता। अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि कोविड-19 की केसेस नवंबर-दिसंबर तक ही अधिक और काफ़ी हो गए थे, जबकि WHO को इसकी जानकारी 2 या 3 जनवरी को मिलती है। इसमें ओवरऑल कहा जा रहा है कि इस जो भी आप इसके आर्टिकल को पढ़ेंगे नीचे कि यही आप पाएंगे कि WHO को जो भी जानकारी मिली वो आप उसको कुछ लेट मिली, क्योंकि देखिए इसमें लिखा है कि मेंशन्ड दैट December 31 कोरोना वायरस, और इसके बाद जो भी टॉपिक्स लिखे हैं कि उसको जो भी जानकारी मिली वो मिली टिल 2 जनवरी को ओवरऑल, कि ये जो क्राइसिस शुरू हो गई थी, जो पैंडेमिक शुरू हो गई थी कि कोविड-19 की, कि केस नवंबर-दिसंबर तक ही काफ़ी हो गए थे, जबकि WHO इसकी जानकारी जो है 2 या 3 जनवरी तक हुई, और जो कि बहुत ही डिले है, जो कि बहुत अपने आप में डिले दिखा रहा है। और WHO की तरह कहीं ना कहीं वो इस क्राइसिस का जो डिले किया, कहीं ना कहीं उसको इसका रीजन का कारण रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है, और यही क्वेश्चन भी WHO से बन रहे हैं कि क्यों उसके डिले के क्या कारण थे, और आखिर क्या उसके ऊपर सिस्टम था कि जिसके कारण उसको 1 महीने या फिर इतने बड़े अंतराल के बाद उसको मालूम चला कि ऐसी कोई क्राइसिस, ऐसी कोई पैंडेमिक चल रही है। तो इसी के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वाइल इट आल्सो सेड चाइना, कि वाइल इट आल्सो चाइना was setting a new standard for outbreak response and called the quick sharing the whole genome sequence data of the virus is very impressive independent। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि WHO ने ओवरऑल वेरी इम्प्रेसिव, WHO का स्टेटमेंट है कि चाइना के द्वारा जो भी कदम उठाए गए थे कोविड-19 संबंधित और जो भी जानकारियाँ उसके द्वारा साझा की गई वो वेरी इम्प्रेसिव थी, बहुत ही प्रभावशाली थी। मतलब कि इसमें इतना हमारा जो एडिटर कहना चाहता है कि इस स्टेटमेंट के जरिए WHO जो है चाइना की तारीफ़ कर रहा है, क्या कर रहा है, बड़ाई कर रहा है। और इसी में आप देखते हैं कि जो लिखा है आगे आगे लिखा है द वर्ड very impressive independent in vegetation revealed a different situation. China was not very forthcoming. The word knew of human to human main transmission in China only on January 20, and the global body was often kept in the dark. Scientific evidence strongly suggested the outbreak began at least by early नवंबर। देखिए अभी जिस बातें को ये चर्चा हमने किया कि चाइना का जो है जितने भी कदम उठाएगा उसकी चर्चा कर रहा है, WHO उसकी मतलब तारीफ़ कर रहा है, उसकी बड़ाई कर रहा है। और अगले स्टेटमेंट हम जानेंगे द वर्ड न्यू ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इन चाइना ओनली ऑन 20 जनवरी,
and the global body was often kept in dark. Scientific evidence strongly suggested that outbreak began in last by early November. कि बताया जा रहा है कि इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि जो जनवरी 20 तक लोगों को पता चला कि ऐसा कोई पेंडेमिक है। जनवरी 20 तक सभी लोगों को, जो भी पूरे वर्ल्ड में जो भी लोग थे, उनको मालूम चला कि ऐसी कोई पेंडेमिक है जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिशन हो रही है, उसका हस्तांतरण हो रहा है, उसका मतलब कि आवागमन हो रहा है, स्प्रेडिंग हो रही है। कि जो भी जनवरी 20 तक लोगों को पता चला कि ऐसा कोई पेंडेमिक है जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है। जबकि साइंटिफिक स्टडी ये कहती है कि जो ये जानकारी है, इसका जो आउटब्रेक है, इसका जो प्रकोप है, यहाँ पे देखेंगे आउटब्रेक लिखा हुआ है, इसका जो प्रकोप है वो नवंबर में ही शुरू हो गया था। और जबकि कहा जा रहा है कि जो जानकारी मिली अबाउट 20 जनवरी तक सबको मालूम चली कि ऐसा कोई पेंडेमिक है, ऐसा कोई वायरस, ऐसी कोई समस्या है जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कर रही है, ह्यूमन टू ह्यूमन आवाज में उसका फैलाव हो रहा है। और जबकि कहा जा रहा है कि जो इसका जो साइंटिफिक जो स्टडी है उसमें ये बताया जा रहा है कि नवंबर में इसका ये प्रकोप शुरू हो गया था। तो यदि हम बात करें कि ओवरऑल क्या इस टॉपिक के अंदर यही कहा जा रहा है, यही एक इस टॉपिक की चर्चा का प्रमुख मुद्दा भी बन गया कि आखिर चाइना के द्वारा जो भी ये सिस्टम में मतलब कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई, उसी के अंतर्गत सवाल खड़े हो रहे हैं WHO के ऊपर। और WHO पर इसीलिए कहीं न कहीं सबको शक का संदेशा भी आप देखने को मिल रहा है। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि जो भी टॉपिक इस वक्त बहुत ज़्यादा हाईलाइट चल रहा है वो WHO और चाइना से संबंधित ही चल रहा है। तो हम ऑलरेडी इस आर्टिकल के अंतर्गत ये पढ़े कि जो भी आखिर व्हाट अबाउट WHO के बारे में क्या टॉपिक पढ़े, उसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दिया था, इसको हमने इस आर्टिकल के अंतर्गत कवर किया कि WHO से अब क्या मतलब सुधार की आवश्यकता है, क्या उसमें दिक्कत थी जिससे क्राइसिस को इतना बड़ा रूप और रेखा देखने को मिला। तो इस आर्टिकल के अंदर हमने कुछ जानकारियाँ WHO से संबंधित ली। देखते हैं अगले आर्टिकल्स को। हमारा अगला आर्टिकल है ओपियम सीजर्स इंडिया इन टॉप 5 लिस्ट। ओपियम मतलब होता है अफीम, मादक पदार्थ जो भी हैं, ड्रग्स लाइक दैट ड्रग्स। और सीजर्स मतलब होता है इसकी बरामदगी या फिर इसको सीज किया गया, पकड़ा गया। इंडिया इन टॉप 5 लिस्ट यानी कि अफीम की बरामदगी में लगभग इंडिया का जो स्थान है पूरे विश्व में, वो लगभग टॉप 5 लिस्ट में इंडिया आ गया कि वहाँ पर भी अफीम की अधिक मात्रा में उत्पादन और उसका मतलब कि गलत उसका यूज हो रहा है। तो यदि बात करें इस आर्टिकल को, तो ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें UNODC एक टॉपिक आया हुआ है जो कि हमें जानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ये जो आर्टिकल है हमारे एग्ज़ाम से, हमारे सिलेबस से किस प्रकार रिलेवेंट है, तो हम ये बात कर दें कि आर्टिकल जो है हमारे GS पेपर 4 और GS पेपर 2 से रिलेवेंट है क्योंकि इसमें इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा आता है। GS पेपर 2 और GS पेपर 4 के अंतर्गत हम इसको कवर करेंगे। तो इस आर्टिकल में इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ मुद्दों की चर्चा की गई है। और यदि हम बात करें इसमें वर्ल्ड के कुछ प्रमुख देशों की बात की गई, जैसे ईरान, अफगानिस्तान और जो भी है इनकी, लेकिन हम अपने सिर्फ इंडिया के आंकड़े को ही पढ़ेंगे और इसमें संबंधित प्रमुख मुद्दों की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा है कि द 4th हाईएस्ट सीजर्स ऑफ द ओपियम इन 2018 was reported from India after Iran, Afghanistan and Pakistan, according to the latest World Drug Report of the United Nations Office in Drug and Crime UNODC। कि UNODC की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो है 5वां स्थान है, या टॉप 5 लिस्ट में भारत भी शामिल हो गया है ओपीएम सीजर्स के मामले में। तो हम कह सकते हैं इसमें जो भी अदर कंट्री संबंधित डेटा है वो हमारे काम का नहीं है। और हम इससे संबंधित जो इंडिया संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं उसको कंप्लीट करते हैं। इसमें लिखा है कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, इसमें देखिए आप जब इसको स्टडी करेंगे तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान जो भी टॉपिक है इन सब की बातें की गई है कि ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा जो ओपीएम की सीजिंग हुई है, यानी जो अफीम की जो बरामदगी हुई है, या मादक पदार्थ या फिर हम कहें कि ड्रग्स की बरामदगी हुई है, वो है इंडिया से, यानी वो इंडिया से की गई है। और ये हमारे लिए कंसर्न का टॉपिक हो गया है क्योंकि ये हमारे एक चिंता का विषय है कि भारत से भी इतनी अधिक मात्रा में ओपीएम को सीज किया गया है। क्योंकि इसके द्वारा जो ये अफीम का जो सिस्टम है, अफीम का जो बिजनेस है, उसमें जो भी मनी कलेक्ट होती है वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटीज़ के अगेंस्ट काम करती है। अर्थात वो ह्यूमैनिटीज़ के, मानवताओं को कहीं ना कहीं लाभ नहीं पहुंचाती है
और वो कहीं न कहीं एक हमारे लिए कंसर्न का यही टॉपिक बनता है। तो जो यूएनओडीएस की जो रिपोर्ट है, इसके अंतर्गत कहा गया कि हमें पहले इसे कि जो भारत है वो भी जो टॉप 5 लिस्ट में, उसमें भी वो चौथे स्थान पे अपना स्थान बनाए हुए है। तो यूएनओडीसी क्या है, इस टॉपिक को हम कवर करना, ये आज का हमारा जो पहला गोल है कि इसको हम कवर करें कि यूएनओडीसी क्या है। तो आइए देखते हैं कि क्या है यूएनओडीसी और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात। यदि हम बात करें यूएनओडीसी, तो उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ये भी एक एजेंसी है, ये भी एक कार्यालय है, ये भी एक संस्था है। और बात करें यदि इसकी कुछ बेसिक हिस्ट्री की, बेसिक पॉइंट की, तो वो ये है कि इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1997 में। इस टॉपिक को आप कंप्लीट करिए कि जो यूएनओडीसी है, इसमें आप देखिए इस पूरे आर्टिकल में आपको सिर्फ 2 पॉइंट कलेक्ट करिए। पहला तो ये भारत टॉप 5 लिस्ट में से चौथा स्थान रखता है, और अगला जो टॉपिक है वो ये है कि भारत यूएनओडीसी जो है, आखिर चर्चा का विषय तो वो है क्या, और उसके कार्य क्या है, उसके पर्पज़ क्या है, उसके जो फंक्शंस क्या हैं। तो बात यदि हम यूएनओडीसी करें तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1997 में हुआ था। और इसमें जो भी सदस्य देश हैं वो यूएनओडीसी यानी कि संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय जो अपराध रोकथाम केंद्र को मिलाकर इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुधार के तहत इसको बनाया गया। मतलब कि इसको बनाने के लिए 2 संस्थाओं का विलय किया गया। एक संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रग्स, रिलेटेड टू ड्रग्स जो मटेरियल होते हैं, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम, और जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध जो सिस्टम था, यानी इंटरनेशनल क्राइम जो होता था, इन दोनों सिस्टम को मिलाकर एक यूनाइटेड नेशन ने सुधारों के तहत इसकी स्थापना की। किसकी? यूएनओडीसी की। अर्थात यूएनओडीसी सदस्य देशों को अवैध रूप से जो मादक पदार्थ, अपराध व आतंकवाद के मुद्दों को जो भी वहाँ पे होते हैं उनको समाधान देने में वो मदद करती है। यानी यूएनओडीसी सदस्य देशों को अवैध मादक पदार्थों, अपराध यानी क्राइम व टेररिज्म के मुद्दों को समाधान देने में मदद करती है। और ये यदि बात करें इसके थीम और इसके फंक्शन की, यानी इसका कार्य क्या है और इसकी महत्वपूर्ण पर्पज़ क्या है और एम क्या है, तो वो ये है कि ड्रग्स, ऑर्गेनाइजेशन क्राइम, करप्शन और टेररिज्म को टैकल करना ही इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। मतलब कि इसका जो वर्क है वो है ड्रग्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, करप्शन, भ्रष्टाचार, टेररिज्म यानी आतंकवाद को टैकल करने का ये काम करती है। और जो इसका प्रमुख उद्देश्य है वो ये है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य ये है कि हेल्थ, सिक्योरिटी, जस्टिस एंड पीस को प्रमोट करना। यानी इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्याय और शांति को ही बढ़ावा देना है। और यही इसका क्या है, मेन पर्पज़ है, और इसके लिए वो कमिटेड भी है। और भी कुछ प्रमुख बातें जानते हैं, इसकी थीम क्या है, इसके फंक्शन क्या है। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन है, जैसे अगर अब आपको 10 लाइन 100 वर्ड्स में अगर आपको लिखना हो यूएनओडीसी के बारे में, तो आप लिख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को, जैसे कि अल्टरनेटिव डेवलपमेंट इसका एक प्रमुख थीम है, एंटी करप्शन, क्रिमिनल जस्टिस, प्रिजन रिफॉर्म, क्राइम प्रिवेंशन, ड्रग प्रिवेंशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो भी माइग्रेंट स्मगलिंग होती है, जो भी मानव तस्करी होती है, ड्रग प्रिवेंशन यानी कि ड्रग से संबंधित, मादक पदार्थ संबंधित जो भी रोकथाम है, वो उन सभी कार्यों को यूएनओडीसी के अंतर्गत किया जाता है। यानी हम ओवरऑल समझ सकते हैं कि यह सभी प्रकार की जो देश है उसमें अवैध मादक पदार्थ और अपराध को और आतंकवाद के मुद्दों को डील करती है, टैकल करती है और उसको कंट्रोल करती है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, और धीरे धीरे हम सारे आर्टिकल को कवर करते चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट को डेवलप करें और उसको पढ़ने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।